नमस्ते। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कक्षा। और जो हमारी आज की कक्षा है वो प्रश्नों की श्रृंखला पर आधारित है। कैसे प्रश्न? जो पिछले आपके प्रश्न पत्र हैं उन्हीं ही प्रश्नों की हम श्रृंखला आपके समक्ष लेकर उपस्थित होते हैं। और आज जो है हमारी श्रृंखला का भाग 4। तो चलिए देखते हैं हमारे आज के 25 प्रश्नों को। तो हमारा पहला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कयामत का वर्णन है? तो ये तो बहुत आसान सा प्रश्न है। हम सभी जानते हैं कि कयामत का वर्णन किस में किया गया है। तो हमारा यहाँ सही जो उत्तर होगा वो होगा उत्तर सी, आखिरी कलाम में। आखिरी कलाम जो है रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन किया गया है। अब यहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि ये आखिरी कलाम और अखरावट, पद्मावत, ये रचना किसकी है? तो ये रचना जो है, तीनों रचनाएं, ये रचना किसकी है? ये तीनों रचनाएं हैं हमारी मलिक मोहम्मद जायसी की। मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है। और ये जो मधुमालती है ये किसकी रचना है? ये हमारी रचना है मधुमालती मंझन की। किसकी रचना है? मंझन की। अब बात करें अगर अखरावट की, तो जो अखरावट है इसमें देवनागरी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर संबंधी सिद्धांतों का वर्णन किया गया है अखरावट में। ठीक है। पद्मावत में रत्नसेन, पद्मावती और नागमती के प्रेम के कहानी दिखाई गई है। और आखिरी कलाम में आपको पता ही है कयामत का वर्णन है। मधुमालती जो है ये मंझन की कृति है और हिंदी का प्रथम प्रेमाख्यान काव्य है। ये भी याद रखिएगा, हिंदी का प्रथम प्रेमाख्यान काव्य। ठीक। तो मधुमालती हिंदी का प्रथम प्रेमाख्यानक काव्य है। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे प्रश्न की। अंधा युग निम्नलिखित पात्रों को उनकी प्रमुख चारित्रिक विशेषताओं के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है। अंधा युग के निम्नलिखित पात्रों को उनकी चारित्रिक विशेषताओं के साथ सुमेलित करना है। तो चलिए सुमेलित करते हैं। जो युयुत्सु है वो कैसे है? तो युयुत्सु है सत्याग्राही। ठीक। अश्वत्थामा कैसा है? अश्वत्थामा पाशविक प्रतिहिंसक है। तो देखिए हमारा ए का 4 कहाँ दिख रहा है आपको? यहाँ हमारा विकल्प जो है कौन सा सही होगा? ए का 3। तो हमारा विकल्प यहाँ पर सीधे सीधे, अगर आपको एक भी विकल्प का आंसर आ रहा होगा तो आप लगभग प्रश्न को हल कर लेंगे एक या 2 विकल्प से। ठीक है। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस की भी ज़रूरत होती है। संजय कैसे हैं? तो संजय हैं कर्मलोक से बहिष्कृत, चौथा विकल्प सही है। और विदुर कैसे हैं? विदुर हैं संशयग्रस्त। अंधा युग किसका नाटक है? तो अंधा युग धर्मवीर भारती का नाटक है। धर्मवीर भारती का नाटक। ठीक है। अंधा युग धर्मवीर भारती का नाटक है जो 1955 ईस्वी में लिखा गया। कब लिखा गया? 1955 ईस्वी में। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। प्रेमचंद्र कृत प्रायश्चित कहानी के पात्र हैं। तो अब इसमें पात्रों को पूछ रहा है कि प्रेमचंद्र कृत जो प्रायश्चित कहानी है उसमें कौन कौन से पात्र हैं। तो यहाँ हमारा विकल्प सही होगा ए, सुबोध चंद्र और मदारी लाल प्रेमचंद
चंद्रकृत प्रायश्चित कहानी के पात्र हैं। ठीक है, अब बाकी और पात्र पर अगर देखें तो गंगी और मैकू, तो गंगी किसमें के हैं? गंगी है ठाकुर का कुआं का, गंगी ठाकुर का कुआं। ठीक, गंगी ठाकुर का कुआं। और फिर आपका जो मैकू है, मैकू किसका है? मैकू जुलूस का है। और कौन है? करुणा और श्यामा, करुणा और प्रकाश। तो प्रकाश तो इसमें है नहीं कहीं, तो करुणा कहाँ की है? माँ। ये कहानी है, करुणा माँ कहानी की पात्र है। अब कौन बचता है हमारा? श्याम और धर्मदास। तो श्याम और धर्मदास हैं। अच्छा, यहाँ करुणा और मैकू 2 बार हो गया है, यहाँ पर प्रकाश होना चाहिए। तो करुणा और प्रकाश जो है ये माँ कहानी के हैं। आते हैं हमारे, बचते हैं कौन? श्याम और धर्मदास। तो श्याम और धर्मदास किस कहानी के हैं? जिहाद। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, करम बीबी और सरफराज निम्नलिखित में से किस उपन्यास के पात्र हैं? देखिए, आपसे बार बार पात्रों के विषय में पूछा जा रहा है, इसलिए जब आप उपन्यास पढ़ें, कहानी, नाटक, तो पात्रों को हमेशा ध्यान देकर पढ़ें। तो करम बीबी और सरफराज, यहाँ हमारा जो विकल्प है वो सही होगा, ए, जिंदगी नामा के पात्र हैं। अब यहाँ पर और नाटक दिए गए हैं, सूरजमुखी अंधेरे के, डार से बिछुड़ी और यारों के यार। तो सूरजमुखी अंधेरे में पात्र आते हैं कौन? रत्ती और दिवाकर, रत्ती और दिवाकर। डार से बिछुड़ी में आते हैं कौन? पाशो और यारों के यार में आते हैं भवानी बाबू और कौन? अवस्थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सांप्रदायिक विद्वेष और विभाजन की त्रासदी पर आधारित उपन्यास है, कौन सा उपन्यास है? तो सांप्रदायिक विद्वेष और विभाजन की त्रासदी पर आपका जो उपन्यास यहाँ सही होता है वो है तमस और झूठा सच। तो 3 और 4 कहाँ है? विकल्प हमारा ये डी सही है, 3 और 4। आवारा मसीहा कैसा उपन्यास है? तो आवारा मसीहा हमारा बांग्ला उपन्यासकार शरत चंद्र की क्या है? जीवनी है, शरत चंद्र की जीवनी। महाभोज कैसा है? महाभोज है जब स्वतंत्रता होती है, जब भारत स्वतंत्र होता है, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राजनीति तथा अपराध के गठजोड़ का यथार्थ दिखाया गया है। तो भारतीय राजनीति और अपराध का गठजोड़। अगला विकल्प देखते हैं, चंद्रगुप्त नाटक में चाणक्य की संवादोक्तियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं? अब इसमें पूछ रहा है कि जो चंद्रगुप्त नाटक है उनमें से चाणक्य की संवादोक्तियां कौन सी हैं निम्नलिखित में से? तो चलिए देखते हैं। पहला इसमें है, समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक
माला गूंथी जाती है, फूल मुरझा जाता है। ये है चंद्रगुप्त नाटक में चाणक्य का। और महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीफी में रहता है। ये दोनों कथन किसके हैं? चाणक्य के हैं। तो यहाँ हमारा कौन सा विकल्प सही होगा? विकल्प यहाँ हमारा सही होगा बी, केवल 2 और 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वर्ड्सवर्थ की प्रसिद्ध कृति बायोग्राफिया लिटरेरिया में कल्पना के सिद्धांत का विस्तृत विश्लेषण है। आपको प्रश्न अब दिखेगा। विस्तृत विश्लेषण है, बी है हमारा। सैमुअल टेलर कॉलरिज और विलियम वर्ड्स में गुरु शिष्य का संबंध था और कल्पना के संबंध में दोनों मैतज्ञ का यह एक महत्वपूर्ण कारण था। दोनों में मैतज्ञ का एक महत्वपूर्ण कारण था। सी ऑप्शन है हमारा। कॉलरिज के अनुसार किसी कलाकृति का मूल्य उसकी कलात्मकता में है, उसके बाहर नहीं। डी है, कल्पना को कॉलरिज केवल काव्य सृजन के लिए अनिवार्य मानते हैं, आलोचना में उसकी भूमिका नहीं होती। तो यहाँ कौन सा विकल्प सही है? हमारा विकल्प सही होगा सी। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं छायावाद की नहीं है? यहाँ छायावाद की रचना नहीं है पूछा जा रहा है, तो हमारा यहाँ विकल्प सही होगा कौन सा? एक तो हमारी पथिक और मिलन, ये छायावाद की रचना नहीं है, ये द्विवेदी युग की रचना है। और किसकी रचना है? दोनों रचनाएं हैं राम नरेश त्रिपाठी की। दोनों रचनाएं किसकी हैं? तो राम नरेश त्रिपाठी। और कब की है? द्विवेदी युग की। दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनना है, तो हमारा दूसरा और तीसरा विकल्प सही है, यानी सी विकल्प हमारा यहाँ सही है। अब प्रश्न पूछा है, लाला ब्रजकिशोर और मुंशी चुन्नीलाल निम्नलिखित में से किस उपन्यास के पात्र हैं? तो लाला ब्रजकिशोर से आपको याद आ गया होगा, ये किसके उपन्यास के हैं? मुंशी चुन्नीलाल। तो ये हैं परीक्षा गुरु के। डी हमारा यहाँ विकल्प सही होता है। ठीक है, परीक्षा गुरु किसकी कृति है? तो लाला श्रीनिवास दास की। लाला श्रीनिवास दास। ठीक है, परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास की है। कब लिखी गई? 1882 ईस्वी में। भाग्यवती है, तो भाग्यवती जानते हैं आप 1877 ईस्वी किसकी है? श्रद्धाराम फिल्लौरी की। श्रद्धाराम फिल्लौरी। फिर आता है कौन? रहस्य कथा। रहस्य कथा का समय है 1879 ईस्वी। 1879 ईस्वी। और नूतन ब्रह्मचारी जो है, इसका समय कब है? नूतन ब्रह्मचारी का समय है 1886 ईस्वी। तो ये दोनों जो रचनाएं हैं, ये दोनों रचनाएं किसकी हैं? बालकृष्ण भट्ट की। बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। द्विवेदी युगीन कविता की विशेषताएं हैं। तो अब द्विवेदी युगीन कविता की विशेषताएं पूछ रहा है, तो हमारा कौन सा विकल्प यहाँ सही होगा?
ये भी आसान सा प्रश्न है। तो श्रृंगारिकता और लाक्षणिकता तो नहीं है, इतिवृत्तात्मकता और प्रबंधात्मकता। ठीक, तो कौन सा विकल्प सही है? दूसरा। चौथा कहाँ मिलेगा? डी विकल्प हमारा सही है। ये श्रृंगार प्रियता और लाक्षणिकता ये है रीतिकाल का। ठीक है, रीतिकाल की विशेषता है। तो श्रृंगार प्रियता और लाक्षणिकता किसकी विशेषता है? रीतिकाल की विशेषता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक है कृष्ण भक्ति काव्य वृत्ति के उत्कर्ष का दर्शन है। कथन दूसरा है इसलिए उसका पूर्ण स्वाद उज्ज्वल रस में होता है। उपर्युक्त कथनों के आलोक में निम्नांकित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुने। तो यहाँ कौन सा हमारा सही होगा? कथन एक भी सही है और कथन दो भी सही है। तो डी विकल्प हमारा सही होगा। कथन एक क्यों सही है? वृत्ति का अर्थ है मन और हृदय का व्यापार। ठीक है, और जो कृष्ण भक्ति काव्य में हमको वल्लभ संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय और राधा वल्लभ संप्रदाय, सखी संप्रदाय, ये सारे मिलते हैं। ये सारे संप्रदाय कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि प्रेम आदि के माध्यम से कृष्ण के प्रति मन और चित्त का व्यापार जो है अपना व्यापार का जितना उत्कर्ष हो सकता है उतना उसका दर्शन कराते हैं। ठीक है, उसका दर्शन इनकी रचनाओं में हमको मिलता है। दूसरा कथन इसलिए सही है, उज्ज्वल रस के प्रणेता कौन है? रूप गोस्वामी। तो इसलिए कृष्ण काव्य धारा की बात हो रही है तो हमारा दूसरा विकल्प भी सही होगा। और जो रूप गोस्वामी है उज्ज्वल नीलमणि उनकी रचना है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। यशपाल की पर्दा कहानी के पात्र हैं। यशपाल की पर्दा कहानी के पात्र कौन है? तो हमारा विकल्प सही होगा यहाँ पर। एक तो बब्बर अली खां हैं और दूसरे हैं चौधरी पीर बख्श। तो दूसरा और तीसरा विकल्प हमारा सही है, विकल्प भी सही है। और कौन सा है? शेख जुम्मन है। शेख जुम्मन पंच परमेश्वर के हैं। पंच परमेश्वर। और हरगोविंद हैं हमारे संवदिया के। पंच परमेश्वर किसकी रचना है? प्रेमचंद की। और संवादिका किसकी रचना है? फणीश्वर नाथ रेणु जी की। नीचे दो कथन दिए गए हैं। स्थापना एक है काव्य का आलंबन विशिष्ट व्यक्ति नहीं सामान्य जन ही हो सकता है। तर्क दिया गया है क्योंकि काव्य का केंद्रीय विषय मनुष्य है। अब यहाँ कौन सा हमारा विकल्प सही होगा? तो यहाँ हमारा ए गलत है और आर जो है सही है। तो ए गलत और दूसरा सही। अब ये सही क्यों है इसको देखिए। क्योंकि कला का आलंबन विशिष्ट और सामान्य दोनों तरह का व्यक्ति हो सकता है। ठीक है, उदाहरण के लिए आदिकाल में राजाओं पर लिखा गया विशिष्ट काव्य। ठीक, आलंबन कोई भी हो सकता है, चाहे वह अभिजन मनुष्य हो, चाहे मध्यम वर्गीय, चाहे निम्न वर्गीय। तो इसलिए हमारा ए गलत है, आर सही है। समन्वय रूप से मनुष्य को काव्य का केंद्रीय विषय मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। किसी को केंद्र में रखकर कविता लिख सकते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी निबंध तात्विक विशेषता नहीं है? अब निबंध के विषय में प्रश्न आ गया। तो यहाँ पर हमारा विकल्प सही होगा संवादात्मकता। ठीक है, अनविति, विचारात्मकता और आत्मव्यंजकता ये निबंध का तात्विक विशेषता है, संवादात्मकता नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित निबंधकारों का सही क्रम है। तो कौन सा क्रम हमारा सही है जन्म काल के अनुसार? तो सबसे पहले आएंगे आपके राम वृक्ष बेनीपुरी। इनका समय क्या है देखिए, 1899 से 1968 ईस्वी। फिर कौन आते हैं? फिर आते हैं आपके नंद दुलारे वाजपेयी जी, 1906 से इनका समय है 1967 ईस्वी। फिर आते हैं रामविलास शर्मा जी, आपके 1912 से इनका समय है 2000 ईस्वी। फिर नलिन बिलोचन शर्मा जी आते हैं 1916 से 1961 ईस्वी। तो पहले कौन आएगा हमारे? राम वृक्ष बेनीपुरी, यानी 1 फिर 4, तो 1 4 3 2 ये हमारा सही क्रम है। 1 4 3 2 ये विकल्प हमारा सही होता है। पुनर्जागरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ देखिए, 2 जातीय संस्कृतियों की टकराहट है, मनुष्य की आदिम प्रवृत्तियों की तलाश, परंपराओं का यथातथ्य अनुपालन, मनुष्य के संपूर्ण तथा श्लिष्ट रूप की खोज। तो यहाँ कौन सा विकल्प सही है हमारा? हमारा विकल्प यहाँ सही होगा 2 जातियों की संस्कृतियों की टकराहट, पुनर्जागरण एवं मनुष्य के संपूर्ण तथा संश्लिष्ट रूप की खोज, चौथा। तो 1 और 4 हमारा यहाँ पर सही है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। राजभाषा आयोग 1955 के अनुसार निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं। कौन कौन से सुझाव दिए गए? हिंदी सर्वाधिक बोली समझे जाने वाली भाषा है, यही सारे भारत का एक माध्यम हो। दूसरा विकल्प है 14 वर्ष की उम्र तक भारत के प्रत्येक विद्यार्थी को हिंदी का ज्ञान करा देना चाहिए। तीसरा विकल्प है भारत सरकार के प्रकाशन अधिक से अधिक अंग्रेजी में किए जाएं। चौथा है उच्च न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं का व्यवहार होना चाहिए। तो यहाँ कौन सा विकल्प हमारा सही है? विकल्प सही है हिंदी सर्वाधिक समझी जाने वाली भाषा है, भारत का अंग्रेजी में किया जाए प्रकाशन, ये तो बिल्कुल ही गलत है आपका। तो 3 तो पहले ही बाहर हो गया। जिस विकल्प में 3 होगा वो विकल्प आपका नहीं सही है। तो 3 3 3 यहाँ हमारा बी विकल्प सही है, यानी 1 2 और 4। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न, मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपर्युक्त नामकरण किस साहित्य ऐतिहासिककार ने सुझाया है? तो यहाँ हमारा कौन सा विकल्प सही होगा? यहाँ हमारा विकल्प सही होगा जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित क्रांति का चित्रण निम्नलिखित में से किस उपन्यास में किया गया है?
तो यहाँ कौन सा विकल्प सही होगा हमारा? यहाँ हमारा विकल्प सही होगा 7 नदियाँ एक समंदर। फिर आ जाता है लाल पसीना। तो लाल पसीना है अभिमन्यु अनंत की, 1977 में लिखी गई। अच्छा, 7 नदियाँ एक समंदर किसका है? तो ये है नासिरा शर्मा जी का। ठीक है, नासिरा शर्मा जी का। लाल पसीना आज़ादी से पूर्व भारत से गिरमिटिया मजदूर के रूप में मॉरिशस गए भारतीय मजदूरों के शोषण तथा दमन की का चित्रण है। इसमें वे दिन में अवसाद और अकेलेपन में गुजर रहे रयाना और मई के मध्य का आकर्षण का चित्रण है। वे दिन निर्मल वर्मा की है। तो यहाँ लिख ही लीजिए। वे दिन निर्मल वर्मा और लाल पसीना आपका अभिमन्यु अनंत। दूसरी तरफ किसकी है? दूसरी तरफ महेंद्र भल्ला की है। तारीख निम्नलिखित में से किस भाषा का मूल शब्द है? तो ये बहुत आसान सा प्रश्न है। तारीख अरबी भाषा का मूल शब्द है। तुर्की भाषा का मैंने पहले भी बता दिया है। कैंची, उर्दू, चाकू, तोप, नौकर, ये सब क्या है? तुर्की भाषा के शब्द हैं। हिंदी भाषा के शब्द हैं गांव, सूरज, गेहूं, घी, खेत। पुर्तगाली है आल्पीन, गमला, चाबी, पपीता, ये सारे पुर्तगाली हैं। विद्यानिवास मिश्र द्वारा रचित निबंध नहीं है। तो कौन कौन सा इसमें निबंध दिया गया है? अस्मिता के लिए। दूसरा विकल्प है किस किस को नमन करूं। तीसरा विकल्प है अंगद की नियत। और चौथा विकल्प है कुछ चंदन की कुछ कपूर की। तो देखिए, अंगद की नियति और अस्मिता के लिए ये दोनों ही विद्यानिवास के निबंध हैं। अब यहाँ पूछ रहा है नहीं है, तो इस प्रश्न को हम लोग छोड़ते हैं। कुछ चंदन की कुछ कपूर की किसकी रचना है? सुन लीजिए। विष्णुकांत शास्त्री जी की रचना है। विष्णुकांत शास्त्री। और किस किस को नमन करूं? ये किसकी है? शिव प्रसाद सिंह की है। शिव प्रसाद सिंह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 में दी गई पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो कवि वचन सुधा किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। हिंदी प्रदीप किसकी है? बालकृष्ण भट्ट की है। ब्राह्मण पत्रिका किसकी है? ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र जी की है। सदादर्श किसकी है? लाला श्रीनिवास दास की है। तो यहाँ कौन सा हमारा विकल्प सही होगा? ए में तीसरा। ठीक है, देखिए यहाँ 2 जगह 3 विकल्प आ गया है ना। फिर बी देख लेते हैं हम लोग, बी का चौथा। तो हमारा सी विकल्प सही होगा। 3 4 1 2। तो 3 4 1 2। ठीक है। चलिए, तमस उपन्यास के पात्र हैं। तो इसमें पात्र के विषय में पूछा गया है कि तमस उपन्यास के पात्र कौन कौन से हैं। तो यहाँ हमारा विकल्प सही होगा रिचर्ड और लीजा। 1 2 और 3। तो सी विकल्प हमारा सही है। कनक जो है वो किसकी हैं? तो कनक जयदेवपुरी और तारा, ये
तमस की है, माफ़ करिएगा, झूठा सच की है। झूठा सच किसकी है? यशपाल की कृति है। तमस किसकी है? भीष्म साहनी की कृति है। सेल्मा अब बचती हैं। सेल्मा अपने अपने अजनबी, तो सेल्मा के लिए लिखिए अपने अपने अजनबी। चलिए हमारा अगला प्रश्न, दूधनाथ सिंह द्वारा रचित कहानी संग्रह है। तो अब इसमें कहानी संग्रह के विषय में पूछ रहा है। तो हमारा यहाँ पहला विकल्प धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे और हमारा चौथा विकल्प निष्कासन, ये दोनों सही है। तो हमारा कौन सा पहला और चौथा विकल्प सही है? डी। उन्होंने पाश्चात्य नाट्य साहित्य के किताबी ज्ञान को निजी अनुभव और पर्यवेक्षण के खरल में कूट पीसकर सामाजिक दिग्दर्शन का नवीन और तथ्यपरक रसायन तैयार किया। प्रसिद्ध नाटककार जगदीश चंद्र माथुर ने उपर्युक्त विचार किस नाटककार के संबंध में व्यक्त किया है? तो यहाँ पूछ रहे हैं जगदीश चंद्र माथुर जी के विषय में कि किसके विषय में कहा है? तो उपेंद्र नाथ अश्क के विषय में कहा है। उपेंद्र नाथ अश्क प्रसादोत्तर युग के प्रमुख नाटककार हैं। तो ये थे हमारे आज के जो प्रश्न थे। उम्मीद है आपको ये कक्षा बेहतर ढंग से समझ आई होगी और आपने देखा कि एक प्रश्न से हमारे कितने सारे उत्तर हमको मिल रहे थे। तो आप अपनी तैयारी करते रहिए हमारे साथ और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। मिलते हैं हम प्रश्नों की अगली श्रृंखला लेकर।